स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में 9th क्लास का साइंस चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट है। प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए, एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाए। आज स्टार्ट करेंगे 6ठा चैप्टर अभ्यास 6, उसका आज बेसिक देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन में आएंगे अगले वीडियो में। आज बेसिक इसका समझ लेते हैं, क्योंकि बिना कुछ जाने बेसिक इसका बिना जाने इसका जो क्वेश्चन है उसको करना संभव नहीं, इसलिए बेसिक जान लेते हैं। जहाँ पे ज़रूरत है बेसिक का वहाँ पे स्पेशल उसका एक वीडियो बेसिक का बता देंगे। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जैसे कैलकुलेशन सब रहता है, गुना वुना, जैसे इससे पहले था एलसीएम एचसीएफ कुछ निकालना, तो वो सब में वैसा कुछ खास बेसिक का ज़रूरत नहीं। वो सब कुछ शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो वहाँ पर डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जानना पड़ेगा। चैप्टर का नाम है रेखा और कोण, रेखाएं और कोण। तो ये रेखाएं क्या होती है, कैसे कैसी रेखाएं होती है, कोण क्या है, कोण कितने प्रकार का है, ये दोनों मिलने से क्या होता है, क्या क्या बनता है, क्या क्या सिचुएशन होता है, ये सारा चीज़ को समझना पड़ेगा, तब जाकर के इसका क्वेश्चन हल होगा। तो इसलिए आज का वीडियो पूरा बेसिक रहेगा, देखते हैं, बढ़िया से समझते चलिए, ताकि आगे जो इसके बाद एक्सरसाइज आने वाला है 6.12 ये सब आसानी से बने। ठीक, तो देखिए चैप्टर के जैसे कि नाम है रेखा और कोण, इंग्लिश में लाइन एंड एंगल। तो समझना होगा पहले, देखिए रेखा क्या है। तो इससे पहला जो 5 चैप्टर था उसमें भी रेखा का कुछ गुण पढ़े थे, रेखा के बारे में कुछ अध्ययन किए थे। यूक्लिड के ज्यामिति निरूपण, ज्यामिति परिचय था यूक्लिड वाला, उसमें रेखा के बारे में ही था। यहाँ पे भी बढ़िया से समझ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या प्रयोग होगा। देखिए रेखा क्या होता है, सबसे पहले रेखा जिसको लाइन कहते हैं। इस रेखा या लाइन वैसा, ये सब तो लाइन है, जैसे ये खींच दिए लाइन हो गया, लेकिन रेखा उसको कहेंगे जिसको दोनों तरफ से हम बढ़ा सकते हैं, यानी दोनों तरफ तीर का निशान लगा हुआ है, यानी इधर भी ये आगे बढ़ सकता है जितना मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी आगे इसको बढ़ा सकते हैं, तो इसको रेखा कहते हैं। ठीक है, अगर इसको लिखना हो, जैसे अगर यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ बी है बिंदु, तो इसको रेखा को लिखना हो तो इसको ऐसा लिखते हैं ए बी, और ऊपर में ये तीर लगा देते हैं, जो कि 8 क्लास में ये सब पढ़े थे ना। अच्छा, रेखा खंड एक होता है, रेखा खंड। तो रेखा के जो खंड माने टुकड़ा, उसको रेखा खंड कहते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट, ये क्या होता है, देखिए ये तो अगर तीर का निशान लगा दिया माने दोनों तरफ बढ़ रहा है, तो ये रेखा खंड हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर तीर का निशान ना लगा दे, यहाँ पे ये बी हो गया और ये ए, मतलब ये रेखा का एक टुकड़ा है, इसके आगे है इस तरह से ये बढ़ने वाला, ये पूरा देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया रेखा। जैसे यहाँ पे अगर है सी डी, तो सी डी हो गया रेखा। लेकिन अगर ए बी का बात करें तो ए बी है रेखाखंड, तो रेखाखंड ए बी को इस तरह से दिखाते थे। ठीक है, पिछला क्लास में ये सब पढ़े हैं, जो कि रेखाखंड को ए बी के ऊपर में सिर्फ एक लाइन खींच देते हैं, यानी एक रेखाखंड है। ठीक, और एक होता है किरण। किरण क्या है, देखिए किरण जिसको रे कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं, देखिए अगर एक तरफ का लाइन ख़त्म है और एक तरफ से ओपन है, यानी एक तरफ बढ़ सकता है, तो इसको ए बी, इसको किरण कहते हैं। ठीक है, मतलब एक तरफ तीर का निशान जो लगा दिया, मतलब कि इधर ये लाइन बढ़ सकता है, लेकिन इधर ये नहीं, ए तरफ ये नहीं बढ़ सकता है, तो इसको किरण कहते हैं। ठीक है, और इसको दिखाते थे ए बी, ऊपर में किरण लगा देंगे ऐसे तीर, तो इसको किरण कहेंगे। ठीक है, तो ये सब पिछले कक्षाओं में सब कुछ जाने थे। ये सबको रेखा यानी दोनों तरफ से जिसको एक्सपेंड कर सके उसको इस तरह से दिखाते हैं। रेखाखंड यानी रेखा का एक टुकड़ा जिसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, उसको ए बी, और ऊपर एक डैश लगा हुआ रहता है, यानी रेखा। और किरण मतलब दोनों, एक तरफ जो आगे बढ़ सकता है, एक तरफ जिसको एक्सपेंड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, एक तरफ नहीं, एक तरफ से बंद है, एक तरफ से खुला है, तो इसको किरण कहे थे। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में रेखा और कोण के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पे उतना ये सब साइन को नहीं देखना है, ये तीर लगाना, ये सब जो ऊपर में है, यहाँ पे सीधा रेखा रहे या रेखाखंड रहे या किरण रहे, ए बी लिखा हुआ है तो ए बी लिख देंगे। ठीक है, और वहाँ पे जिस तरह से का पिक्चर रहेगा बनाया हुआ, उसके हिसाब से वो समझ में आ ही जाएगा कि रेखा है कि रेखाखंड है कि किरण है। ठीक है, ये सब पहले समझने के लिए था कि दोनों तरफ रेखा बढ़ सकता है, इसलिए इस तरह से इसको लिखते थे, रेखाखंड को इस तरह से और किरण को इस तरह से। ये 7-8 तक में कर चुके हैं इस तरह से, है ना। लेकिन अब
उतना समझदार हो गए, समझ में आ जाएगा कि कौन रेखा कौन किरण क्या है। और खैर इसमें पूछेगा नहीं कि कौन रेखा है कि कौन किरण है, ये सब पूछता है 7 तक 8 तक भी था, है ना। तो इसलिए वहाँ पे इस तरह से दिखाते थे पूरा बढ़िया से। लेकिन यहाँ पे ए बी सिर्फ लिख देंगे, ठीक है। चाहे रेखा रहेगी, रेखाखंड रहेगी, किरण रहे, ए बी अगर है तो ए बी लिख देंगे, बी सी है तो बी सी, सी डी है तो सी डी, बस नाम लिख देंगे। ऊपर में यहाँ पे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब रेखा कहलाएगा, ठीक। इतना रेखा में कोई दिक्कत नहीं, इतना सा रेखा को पहले पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं संरेखी एक होता है, संरेखी बिंदु का जरूरत पड़ेगा। संरेखी बिंदु एक समझ लेते हैं। हाँ, संरेखी बिंदु जिसको कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। देखिए ये जो रेखा बना हुआ है पॉइंट से बना होता है ना। एक रेखा बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, है ना। ये 2 पॉइंट से मिलकर के रेखा बनता है, कम से कम 2। और देखा जाए तो बहुत सारा इसके अंदर पॉइंट होता है, ठीक है। तो बहुत सारा पॉइंट होता है, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए रेखा बनाने के लिए, तभी आकर के एक रेखा बनेगा। तो ये कोलिनियर पॉइंट या फिर संरेखी बिंदु क्या है, तो देखिए 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर। अगर एक रेखा पर 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु है तो उसको संरेखी कहेंगे। 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु से अगर एक रेखा गुजर रहा है तो उसको संरेखी कहते हैं। जैसे कि 1 2 3, ये 3 बिंदु है, ये तीनों बिंदु से होकर अगर एक रेखा इस तरह से जा रहा है तो ये संरेखी हुआ। ये 4 बिंदु 5 बिंदु सब होकर जा रहा है, 3 से ज़्यादा कितनों भी बिंदु से होकर के ये गुजर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, संरेखी बिंदु, ठीक है। एक ही लाइन में है तो रेखा मतलब लाइन मतलब सीधा, ऐसा नहीं कि टेढ़ टूढ़ ऐसा करके, ये रेखा नहीं, ठीक है। रेखा मतलब सीधा, तो सीधा लाइन 2 3 कम से कम, है ना, कम से कम 3। एक ठो तो शुरू और आखिर में रहबे करेगा बिंदु, और एक ठो बीच में, है ना, शुरू आखिर में रहेगा, और एगो कम से कम बीच में रहे यार, ये तो उसको संरेखी कहते हैं, ठीक। अब एक होता है असंरेखी, इसका उल्टा हो जाएगा असंरेखी। असंरेखी मतलब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक बिंदु पर, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक लाइन पर प्रतिच्छेद, एक लाइन पर मौजूद ना हो तो उसको असंरेखी कहते हैं, ठीक है। तो इसको तो लिखने का अलग से जरूरत नहीं है। 3 को कम से कम बिंदु एक लाइन में है तो संरेखी, और अगर उससे कम है तो असंरेखी, है ना, नॉन कोलिनियर। उसके बाद हाँ, ये लाइन का इतना से याद रखिएगा ना। उसके बाद कोण का कुछ देख लेते हैं, जो 9 क्लास में का है इस चैप्टर में यूज है, वो तो नहीं कर रहे हैं ना, ज़्यादा नहीं, इसलिए देख ले रहे हैं क्या क्या है, क्या चीज़ है इसमें। तो ये लाइन में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कोण में आते हैं। कोण एंगल, एंगल क्या होता है, एंगल देखिए अगर एक बिंदु है और एक ही बिंदु से अगर 2 रेखा निकल रहा है, 2 रेखा एक ही बिंदु से, जैसे एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया, तो 2 रेखा अगर एक ही बिंदु से निकले तो ये दोनों रेखाओं के बीच का जो ये दूरी है यही वाला को एंगल कहते हैं, एंगल या कोण। कोई दिक्कत नहीं है। एक बिंदु से 2 गो अगर रेखा निकल जाए और वही दोनों रेखा के बीच का ये ऐसा वाला जो डिस्टेंस है इसको एंगल से नापते हैं, कोण से, ठीक। ये हो गया कोण, कोई दिक्कत नहीं है। और इस कोण में देखिए 2-3 चीज़ आएगा। ये तो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो बिंदु है इसको शीर्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, शीर्ष, या इंग्लिश में वर्टेक्स, ठीक। और उसके बाद इधर जो ये लाइन रेखा जो है 2 गो, उसको भुजा कहते हैं, भुजा या साइड, इसको भी भुजा या साइड कहेंगे, ठीक है। तो ये बस छोटा छोटा चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं, छोटा छोटा चीज़ को याद रखना है। ये सबको है ना, इसे याद होगा ही, लेकिन बता दे रहे हैं एक बार, ठीक है। हाँ, तो एंगल में कोई दिक्कत नहीं। एक बिंदु से 2 गो या 2 से बेसी भी रेखा निकल सकता है ना। जैसे एक बिंदु है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो सब जैसे यहाँ से यहाँ तक एक कोण बन रहा है, एक ठो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, ठीक है। और अगर देखा जाए इधर से तो एक ठो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक तो हो ही गया। तो क्या इसमें एंगल बन रहा है, एगो ये वाला छोटका, एगो ये दोनों के बीच में छोटका लाइन एंगल, और एक ठो ये बड़ा वाला, ठीक।
तो ये सब एंगल इसको कहते हैं। और ये जो एंगल है उसका ये जो बिंदु है जहाँ से एंगल बन रहा है इसको शीर्ष कहते हैं यानी वर्टेक्स। और ये जो लाइन बन रहा है 1 2 3 को लाइन उसको भुजा या साइड कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया एकदम बेसिक कि एंगल क्या है। अब एंगल के प्रकार देखते हैं, ठीक है। एंगल के प्रकार छोटा छोटा चीज़ है, ध्यान में रखिएगा ताकि आने वाले क्वेश्चन सब में परेशानी ना हो, है ना। कोण के प्रकार, एक होता है न्यून कोण। न्यून कोण एकदम बेसिक से बता दे, जो कि पढ़ चुके होंगे, है ना, बस अभी थोड़ा थोड़ा बताते चल रहे। एक्यूट एंगल, न्यून कोण जिसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, है ना। न्यून कोण 90 से कम, न्यून मतलब याद रखिएगा 90 से कम। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो तो उसको न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका बनाना चाहे तो देखिए 90 डिग्री कितना होता है ये तो पता ही होगा, ये होता है 90 डिग्री। तो 90 से कम है यानी ये लाइन जो होता है होगा कहीं इधर होगा, है ना। तो ये 90 से जो कम होता है यहाँ वाला माप, एंगल का माप 90 से कम हो तो उसको कहेंगे न्यून कोण, है ना। उसके बाद होता है एक समकोण। समकोण जिसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल उसको कहते हैं जो 90 डिग्री के बराबर। राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। दिखता कैसे है तो एक लाइन है, इसके ऊपर एक खड़ा लाइन है, तो ये 90 डिग्री, इधर भी 90 इधर भी 90 बन रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री होता है। चाहे एक तरफ से देखा जाए तो ये हो गया, इसको हटा देते हैं तो उधर ये 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 के बराबर को समकोण, कम को न्यून कोण, 90 से अधिक रहेगा तो उसको अधिक कोण, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से अधिक। तो ये 90 है तो 90 से अधिक इधर हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो 90 से अधिक जो रहता है उसको अधिक कोण। उसके बाद और क्या होता है, एक होता है रिजु कोण। रिजु कोण जिसको लीनियर कहते हैं, लीनियर एंगल। लीनियर एंगल कहते हैं जो 180 के बराबर। और लीनियर दिखता कैसा है, एकदम सीधा इस तरह से, यहाँ से नापेंगे कोई यहीं से भी तो ये 180। तो 180 डिग्री वाला को लीनियर कहते हैं या रिजु कोण। एक होता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, जो 180 से अधिक, 180 से अधिक रहेगा तो उसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। तो इतना सा कोण के प्रकार याद रखिएगा। न्यून कोण माने 90 से कम, 90 से बराबर तो समकोण, 90 से ज़्यादा तो अधिक कोण, 90 से कम, 90 से कम तो हो गया, 90 वाला काम खत्म, 90 से कम तो न्यून, 90 के बराबर तो समकोण, 90 से अधिक तो अधिक कोण। उसके बाद 180, 180 के बराबर तो सीधा लाइन यानी रैखिक भी कहते हैं उसको, रैखिक लाइन, या इसको रिजु कोण कहते हैं, ठीक है, या संपूरक कोण भी। प्रतिवर्ती कोण 180 से अधिक, ठीक। तो 180 से अधिक को प्रतिवर्ती, और हाँ ठीक है, और रिजु कोण 180 के बराबर। और अगर 360 हो तो उसको क्या कहेंगे, ये रिफ्लेक्टेड कर दिए हैं, रिफ्लेक्स होगा, रिफ्लेक्टेड माने तो रिफ्लेक्शन हो। ये 180 कैसे होगा, देखिए ये वाला कितना होगा, इस तरह का होगा, यहाँ से यहाँ तक इस तरह, प्रतिवर्ती कोण, है ना। तो ये 3 तरह का एंगल याद रखिएगा। न्यून कोण 90 से कम, 90 के बराबर, समकोण 90 से अधिक, अधिक कोण, रिजु कोण और एक प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। तो ये एंगल का प्रकार हो गया। आगे देखते हैं, और आसन कोण पढ़ना है जिसको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एडजेसेंट एंगल, देखिए आसन कोण समझिए। आसन कोण वैसे कोण को कहते हैं जब एगो बिंदु है,
इससे एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, इस तरह का एंगल 3 गो है, 3 गो भुजा है, ठीक है, 3 गो रेखा है। तो इसमें एगो कोण यहाँ पे बनेगा, नाम लिख देते हैं 1, ठीक है। एगो कोण यहाँ बनेगा, यहाँ से यहाँ तक, ये 2 कर देते हैं, और एक ठो कोण बनेगा यहाँ से यहाँ तक 3, नाम लिख देते हैं कुछ A B C, ये O। देखिए आसन कोण वैसे कोण को कहेंगे जब एक ही बिंदु से 2 गो कोण निकल रहा है, एक बिंदु से 2 गो कोण भी निकल रहा है, यानी जिसका शीर्ष उभयनिष्ठ हो, ठीक है, शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए, शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए, पहला चीज है ना, पहला पॉइंट, पहला विशेषता याद रखेंगे कि शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए। 2 एंगल है ना, ये 2 एंगल का बात है, 2 कोण, 2 कोणों के शीर्ष उभयनिष्ठ होनी चाहिए, यानी 2 गो कोण बन रहा है, इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको यहाँ 3 गो बन रहा है, लेकिन 2 गो देखिए यहाँ पे 1 2 गो कोण बन रहा है, और ये दोनों का शीर्ष यहाँ पे है, तो एक गो शीर्ष है दोनों का, तो ये एक होना चाहिए आसन का खासियत। दूसरा, एक भुजा भी उभयनिष्ठ होना चाहिए, एक भुजा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब समझ में आता नहीं कि दोनों में है ना, दोनों में है। तो ये पहला एंगल देखिए, पहला अगर इसको हटा दे, ऊपर हटा दीजिए, तो यहाँ ये दोनों भुजा से एक एंगल बन रहा है, तो इसमें ये भुजा आ रहा है पहला एंगल में। अब दूसरा एंगल देखेंगे तो दूसरा यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, यानी इसको हटा दीजिए, तो यहाँ भी देखिए 1 2, ये दोनों भुजा से दूसरा एंगल बन रहा है, तो इसमें भी ये वाला भुजा उभयनिष्ठ हो रहा है। तो ये जो बी वाला भुजा है वो भी वो पहला एंगल के लिए भी है, दूसरा के लिए भी है, तो दोनों के लिए वो उभयनिष्ठ है। तो ये दूसरा कंडीशन है। अब यहाँ पे एक कंडीशन और हो जाएगा कि एक भुजा जो उभयनिष्ठ भुजा है वो हमेशा बीच में रहना चाहिए, है ना, यानी अउभयनिष्ठ भुजा, अउभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ को अभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत में होना चाहिए। देखिए ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, अउभयनिष्ठ माने जो उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये वाला उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये जो अउभयनिष्ठ भुजा है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत होना चाहिए, यानी उल्टा में, एक ठो एन है तो एक ठो एन। देखिए इसका उल्टा है, एक ठो इधर है एक ठो इधर है, एगो आगे एगो पीछे, इस तरह से एक दूसरे का उल्टा होना चाहिए, ठीक है, तब है उसको कहेंगे क्या, आसन कोण। ठीक, तो आसन कोण का 3 गो विशेषता हो गया। चौथा विशेषता देखिए यहाँ पे, अब चौथा विशेषता जानने के लिए ये तीसरा एंगल बना देते हैं, ये 3, ठीक है। तीसरा खासियत कहता है कि ये जो टोटल एंगल बन रहा है, यानी एंगल 3 जो है, तीसरा एंगल वो टोटल बन रहा है, ये होना चाहिए ये पहला और दूसरा के जोड़ के बराबर, एंगल 3 बराबर एंगल 1 + 2, यानी ये जो छोटका 2 कोण बन रहा है, ये दोनों को जोड़ने से तीसरा आ जाना चाहिए, तब है कहेंगे कि आसन है ये, 1 और 2 आसन है, ठीक है। देखिए ऐसे भी समझिए, यहाँ से यहाँ तक अगर मान चलिए 10 डिग्री है, 30 डिग्री है मान चलिए, यहाँ से यहाँ तक 40 डिग्री है, तो टोटल जाएंगे तो 70 डिग्री होना चाहिए, तीसरा 70 डिग्री होना चाहिए, दोनों को मतलब जोड़ेंगे दोनों को, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ रहे थे, ये दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा, तो जोड़ के 30 अगर एक ठो 40 है तो 70 होना चाहिए, तीसरा नंबर है ना, तब जा करके उसको उभयनिष्ठ कहेंगे। तो ये 4 बातें याद रखिएगा उभयनिष्ठ के लिए। उभयनिष्ठ में कुछ टिक लगाने वाला बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा, बड़ा डेंजर पूछेगा। देखिए जैसे इस तरह का एंगल बना हुआ रहेगा 1 2 3, इसमें 3 हम 1 2 3 समझने के लिए, ताकि डायरेक्ट समझ में आ जाए, 1 2 3 लिख दिए हैं। बाकी एंगल का नाम लिखने के लिए आपको बताए थे पहले भी कि जिसका नाम लिखना है, जैसे हम दूसरा नंबर का नाम, पहला नंबर का नाम लिखते हैं, पहला नंबर एंगल जो है इसका नाम अगर हमको लिखना है तो इसका नाम भुजाओं से लिखा था, ठीक है, भुजा का ये इस छोर से, जैसे COB, एंगल COB लिखाएगा, या इसको इधर से भी लिख सकते हैं तो BOC, एंगल BOC, यानी जिस एंगल का नाम लिख रहे हैं वो वाला जो है पॉइंट ये O है, तो ये O बीच में हमेशा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि OCB लिख दीजिए तो ये वाला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। OCB लिख दिए, इसका मतलब है कि इधर कोई एंगल बन रहा
है ना। तो जिस एंगल का नाम लिखते हैं वो बीच में रहेगा और उसका साइड से स्टार्ट करना है, चाहे तो इधर से या इधर से, BOC या COB। छोटा छोटा चीज़ है लेकिन इसको ध्यान रखना है, कहा कि इसमें तक इधर खाली है, नहीं तो इस तरह से भरा हुआ रहेगा। इस तरह से इसमें एंगल B का नाम, जैसे इसमें इसका नाम लिखना होगा तो ABC लिख देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ABC मतलब इसका नाम हुआ। अगर ABC लिखा हुआ एंगल मतलब समझना है कि इसको ABC मतलब ये वाला का बात हो रहा है, पहला इसको मान लेते तो ये पहला नंबर का बात हो रहा है। अगर कहीं पे लिखा हुआ रहेगा BCA तो BCA मतलब ये वाला का बात हो रहा है ये। अगर लिखा हुआ है CAB यानी इसका बात हो रहा है, ठीक है। तो ये नाम से पता चलता है कि कौन सा एंगल का जिक्र हो रहा है, इसलिए नाम ध्यान रखिएगा कि कैसे लिखते हैं। तो साइड से COB या BOC, तो पहला का लिखा गया। इस तरह अगर हम दूसरा एंगल का नाम कहेंगे लिखो तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं AOB, एंगल AOB, या इसको अगर इधर से लिखना चाहे तो BOA, ठीक। इस तरह एंगल 3 का अगर नाम लिखना है, एंगल 3 यानी तीसरा बड़का वाला एंगल, तो यहाँ से यहाँ तक ही एंगल बन रहा है, तो बीच वाला इसमें नहीं आएगा, कौन आएगा COA, या इधर से देखे तो AOC या COA, ठीक है। तो नाम में याद रखेंगे किस तरह से नाम लिखना है, ठीक। चलिए, नाम लिखने में अगर कोई दिक्कत नहीं होगा तो फिर आगे क्या चीज़ समझाना चाह रहे थे, ये वाला क्वेश्चन कैसा आता है उसको समझाना चाह रहे थे। तो देखिए 1 2 3 ऐसा लिखा हुआ है, 1 2 3 से ही अभी समझते हैं। जैसे पूछ देगा एंगल 1 और कौन आसान है, इस तरह से ठीक रहेगा, कौन सा एंगल आसान है। पहला ऑप्शन में है एंगल 1 और 3, दूसरा में है एंगल 2 और एंगल 3, तीसरा में है एंगल 1 और एंगल 2, चौथा में है एंगल 1 2 हुआ, 2 3, 1 3 भी हुआ, ऐसा है तो ऑप्शन नहीं है। इसमें रहे इनमें कोई नहीं। अब देखिए ध्यान से, अगर खाली पहला डिफिनेशन देखेंगे शीर्ष उभयनिष्ठ होना है, उसको अगर खाली याद रखिएगा तब फिर लगेगा 1 और 3, 1 कहाँ है, ये एंगल है, 3 ये एंगल है, तो 1 नंबर का भी शीर्ष यही है और ये तीसरा एंगल का भी शीर्ष यही है। तो शीर्ष को खाली देखेंगे तो पता चला कि ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। शीर्ष खाली देखें तो उभयनिष्ठ, लेकिन दूसरा आइए तो भुजा उभयनिष्ठ एक होना चाहिए। तो भुजा देखिए तो 1 और 3 में ये 1 बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये 1 हुआ और 3 यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला भुजा उभयनिष्ठ है कि नहीं। देखिए 1 में भी भुजा काम कर रहा है, तीसरा नंबर में भी यहाँ से यहाँ तक, यानी ये भुजा काम कर रहा है, तो ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। तो दूसरा डिफिनेशन में भी सही लग रहा है कि 1 और 3 उभयनिष्ठ आसन होना चाहिए। लेकिन अब तीसरा देखिए, अउभयनिष्ठ भुजा जो है उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत माने उल्टा पलटा, एक ठो एने एक ठो ऐसा होना चाहिए, जो अउभयनिष्ठ है यानी उभयनिष्ठ जो नहीं है। तो देखिए ये तो उभयनिष्ठ निकला था पहला और तीसरा में, समझ में आ रहा है ना, ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा है। पहला ये और ये तीसरा पूरा, तो पहला ये वाला तीसरा यहाँ तक, तो पहला और तीसरा में ये उभयनिष्ठ है ना। अब उभयनिष्ठ का एक भुजा होना चाहिए और दूसरा और एक ठो, लेकिन देखिए ये उभयनिष्ठ है और ये दोनों भुजा एक साइड है, एक तरफ दोनों भुजा है, बल्कि क्या होना चाहिए, एगो उधर एक इधर, यानी एक दूसरे का उल्टा होना चाहिए। लेकिन ये उभयनिष्ठ आ रहा है, दोनों भुजा एक साइड है, बाकी अउभयनिष्ठ यानी ये दोनों उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये एक तरफ है। दोनों तरफ जैसे एक ठो इधर रहता तब कहते आसन है, लेकिन ये तीसरा कंडीशन गड़बड़ा गया, यानी इसमें तीसरा कंडीशन काम नहीं कर रहा है। तो 2 कंडीशन से लग रहा था आसन है, लेकिन तीसरा में आए तो आसन नहीं है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अउभयनिष्ठ भुजा यानी जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ कौन नहीं है, ई वाला और ई वाला उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये एक दूसरे का उल्टा होना चाहिए, एगो इधर है तो एगो इधर होना चाहिए, लेकिन दोनों एक ही तरफ है, एक ही तरफ दोनों है, इसलिए ये कंडीशन हो गया गलत, तीसरा कंडीशन। चलिए चौथा कंडीशन देख लेते हैं। अच्छा, तीसरा अगर बढ़िया से नहीं समझ में आए तो चौथा को समझिएगा कि 3 एंगल जो 1 और 2 के जोड़ के बराबर होना चाहिए। तो ये तीसरा एंगल दिख रहा है, तीसरा एंगल यानी बड़का वाला, ये दोनों छोटका के जोड़ने से आना चाहिए।
अब यहाँ पे बोला है 1 और 3 आसन है, दोनों छोटका मतलब क्या है, ये आसन वाला है इधर, है ना, आसन माने दो जो आसन कोण है वही दोनों को जोड़ने से तीसरा जो बड़का एंगल बन रहा है उसके बराबर आना चाहिए। तो अगर ये दोनों आसन है 1 और 3, तो इसमें और एक एंगल क्या है 2, तो 1 और 3 को जोड़ने से 2 के बराबर आना चाहिए। तो 1 और 3 जोड़ने से 2 आएगा, नहीं ना आएगा। देखिए ऐसे समझिए, एक मान के चल लेते जैसे 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो तीसरा कितना होगा 70 डिग्री है। अब यहाँ पे जैसे बोल दिया है 1 और 3 अगर आसन है तो एक कितना एंगल, एक 30 डिग्री है और एंगल 3 है 70 डिग्री। तो ये दोनों को जोड़ने से तो ये दूसरा एंगल जो है वो 100 आना चाहिए, लेकिन दूसरा एंगल है इसमें 40। तो ये कंडीशन नॉट इक्वल हो रहा है, यानी बराबर नहीं हो रहा है, यानी ये दूसरा, तीसरा और चौथा दो कंडीशन इसमें फेल हो गया। तो 2 कंडीशन सही था लेकिन तीसरा चौथा फेल हो गया, मतलब ये आसन नहीं है। ठीक आ रहा है समझ में। अगला ऑप्शन देखिए 2 और 3 का, एंगल 2 और 3, तो इसमें भी वही होगा, एगो ही छोटका और एगो ही बड़का, मतलब इसमें भी कॉमन ये होगा, पहला दूसरा तो ठीक होगा क्योंकि दोनों का उभयनिष्ठ है, 2 भुजा और एक भुजा और एक शीर्ष, ये उभयनिष्ठ है। लेकिन बाकी बात तीसरा कंडीशन सही नहीं होगा क्योंकि दूसरा और तीसरा में देखेंगे तो ये एक ही तरफ हो जाएगा दोनों अउभयनिष्ठ भुजा, उसके बाद फिर ये दोनों दूसरा तीसरा को जोड़ने से पहला के बराबर नहीं आएगा, है ना। तो दूसरा और तीसरा और चौथा 2 कंडीशन इसमें भी फेल हो जाएगा, बाकी 2 कंडीशन सही रहेगा, तो वो भी आसन नहीं है। लेकिन पहला और दूसरा को देखेंगे तो क्लियर समझ में आ रहा है। पहला जिससे दोनों छोटका छोटका है, बीच में आसन होना चाहिए, बीच में उभयनिष्ठ भुजा, तो बीच में उभयनिष्ठ भुजा, एक तरफ अउभयनिष्ठ, दूसरा तरफ भी एक तो उभयनिष्ठ। अरे 1 और 2 को जोड़ने से तीसरा आएगा, देखिए 30-40 जोड़े तो 70 आएगा, तो ये सही है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। ये दोनों पॉइंट को समझाने के लिए एक क्वेश्चन का एग्जांपल दिए, बाकी ये दोनों तो दिख जाता है लेकिन ये दोनों को बढ़िया समझना है, इसी पे डिपेंड करेगा कि वो आसन है कि नहीं है। ठीक, बाकी ये दोनों सब में रहेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है आसन कोण में। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद का प्रकार देखते हैं। ठीक, देखिए अब रैखिक युग्म लीनियर पेयर को समझते हैं। अभी जो आसन कोण देखे, आसन कोण से ही रैखिक युग्म बनता है ना, इसलिए इसको समझ लेते हैं। आसन कोण क्या देखे कि एक बिंदु से 2 एंगल है, 1 2 3 गो रहेगा, जिसमें से 2 को जोड़ेंगे तो तीसरा के बराबर होगा। एक ही शीर्ष से दोनों एंगल होना चाहिए, एगो उभयनिष्ठ होना चाहिए जो बीच में रहे, और उभयनिष्ठ के दोनों तरफ अउभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए। अरे जो दोनों को जोड़ेंगे दोनों आसन को, तो ये बड़का एंगल के बराबर आएगा। तो ये आसन तो समझ में आ गया। अब यही वाला आसन अगर ये दोनों को जोड़ेंगे, ये पहला दूसरा जो बन रहा है उसको दोनों को जोड़ देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी दोनों आसन भुजाओं को जोड़ेंगे और आ जाएगा 180, है ना। यानी इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, आसन भुजाओं का योग, आसन भुजाओं का योग। आसन भुजाओं को जोड़ेंगे और 180 डिग्री आ गया तो उसी को लीनियर पेयर या रैखिक युग्म कहते हैं। 180 का मतलब समझ में आता है सीधा लाइन, है ना। 180 मतलब है कि वो सीधा लाइन है, यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ से ये 180 होता है, 180 में सीधा लाइन बनता है। ठीक है, तो 2 को जोड़ के अगर 180 हो जाए तो उसको रैखिक युग्म कहते हैं। इसका मतलब है कि इसमें एक आसन कोण होगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ एक एंगल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है और एक ठो यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा बन रहा है, और यही वो पहला और दूसरा दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180, क्योंकि ये सीधा लाइन है, सीधा लाइन 180 होता है। तो ये दोनों को जोड़ने से 180 हुआ, तो 1 और 2 जो है ये क्या कैसा युग्म है, तो रैखिक युग्म है, यानी लीनियर पेयर। पेयर माने 2 गो, है ना। तो ये पेयर जो बन रहा है, का चीज़ का पेयर बन रहा है, तो 180 डिग्री का, इसीलिए इसको बोलते हैं रैखिक युग्म, लीनियर पेयर, यानी एक रेखा बनाने का युग्म। यही दोनों मिलके एक रेखा बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, दोनों मिल गए एंगल, तो ये एक सीधा रेखा बन गया। तो रैखिक युग्म क्या हुआ समझ में आ रहा है, एक रेखा जिसमें जो एक आसन कोण बन रहा है, 2 आसन कोण, तो दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री हो तो उसको रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक, तो ये रैखिक युग्म आसन कोण का ही समझित एक प्रकार है, तो याद रहेगा आसन कोण में ही आता है ना। अब देखते हैं, एक होता है शीर्षाभिमुख कोण।
शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख देखिए शीर्षाभिमुख कोण, इसको समझते हैं। शीर्षाभिमुख कोण जिसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, है ना। शीर्षाभिमुख अपोजिट, है ना, अपोजिट माने उल्टा। तो एक रेखा ये है और एक और रेखा अगर इसको प्रतिच्छेद कर दे इस तरह से, रेखा माने सीधा लाइन, है ना। तो ये रेखा एक ये रेखा प्रतिच्छेद कर दिया, तो इसमें कई गो एंगल बन रहा है। देखिए एक बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक एगो 2, यहाँ से यहाँ तक एगो 3, यहाँ से यहाँ तक एगो 4 गो एंगल इसमें बन रहा है। तो शीर्षाभिमुख उसको कहते हैं जो एक दूसरे के उल्टा हो, एक दूसरे का अपोजिट हो, इसलिए वो अपोजिट एंगल बने, एक दूसरे का उल्टा। वर्टिकल माने एकदम पूरा कंप्लीट उल्टा। वो पूरा उल्टा कंप्लीट उल्टा क्या चीज़ को कह रहे हैं उसको बाद में समझेंगे, पहले इसको समझिए। अच्छा, उल्टा एक दूसरे का उल्टा हो तो उसको शीर्षाभिमुख कोण, है ना। जैसे ये एक, तो एक का उल्टा जस्ट उल्टा, देखिए एक का जस्ट पीछे 3, तो 1 और 3 ये एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण है। इसी तरह 2 का बात करें तो 2 का 4 हो जाएगा, 2 और 4, तो 2 और 4 क्या है, शीर्षाभिमुख। तो इस तरह से ये इस तरह का उल्टा जो है, देखिए इसका जस्ट उल्टा 4, एक का जस्ट उल्टा 3, या 3 का उल्टा 1, 4 का उल्टा 2, तो इसी को शीर्षाभिमुख कहते हैं। अब शीर्षाभिमुख, शीर्ष या वर्टेक्स के बारे में इसको देखिए, जैसे एक लाइन ऐसा है, एक ऐसा है और ऐसा तरह है क्या, चलिए इसमें भी देखिए 1 2 3 4 गो बन रहा है। तो इसमें उल्टा नहीं कहेंगे, देखिए इसमें कोई उल्टा नहीं बन रहा है। एक का उल्टा इसको देखिएगा, इसको मत सोचिएगा कि एक का उल्टा 3 है, नहीं, वर्टिकली अपोजिट, यानी कि पूरी ये लाइन जो है ये पूरा ऐसा सीधा आता, तो एक ये पूरा आ गया इधर, तो एक का उल्टा यहाँ से यहाँ तक मात्र होगा, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये 3 जो है यहाँ से यहाँ तक है, तो ये एक का उल्टा नहीं होगा, है ना। इसी तरह 2 का अगर उल्टा देखिए, कोई देखेगा 2 का उल्टा इसको मार देगा, तो ये 2 का उल्टा नहीं होगा। 2 का उल्टा होने के लिए पूरी ऐसा सीधा सीधा कटना चाहिए। तो ये लाइन को अगर आगे ले जाती है सीधा कटेगा, और यहाँ से यहाँ तक कोई एंगल अगर है तो 2 का वो उल्टा होगा, है ना। ये छोटा है और ये बड़ा है, यानी ये एक दूसरे का उल्टा नहीं है, कंप्लीट उल्टा होना चाहिए एकदम, माने एक्स जैसा ऐसा कटा हुआ, तो इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, बाकी इधर उधर थोड़ा सा मुड़ गया, ये इधर चल गया, तो ये एक दूसरे का उल्टा नहीं होगा, कोई नहीं उल्टा होगा, है ना। हाँ, फिर ऐसा हो सकता है जैसे कि ये पूरा कटा हुआ है और यहाँ पे और एक ठो कटा हुआ है, ठीक है, एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तब कहेंगे अगर 2 का उल्टा बता, 2 का उल्टा है ये दोनों का जोड़, ये दोनों को जोड़ने से जितना आएगा वही दोनों मिल करके है 2 का उल्टा, यानी 2 का अपोजिट कौन है, तो एंगल 4 और एंगल 5, ये दोनों का जोड़ 2 का उल्टा है, ठीक है। तो उल्टा में ध्यान रखिएगा, पूरी तरह से इस तरह से कट जाए तबे उसको कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। और थोड़ा सा छोट बड़ हो गया, ये इधर घुस गया या इधर घुस गया या इधर, तब फिर वो एक दूसरे का उल्टा नहीं कहलाएगा, ठीक है। और ये जो शीर्षाभिमुख कोण होता है वो हमेशा इक्वल होता है। जैसे ये अगर 40 डिग्री है तो इसका उल्टा रहेगा 40 डिग्री, है ना, हमेशा इक्वल रहता है शीर्षाभिमुख कोण, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आसन कोण और शीर्षाभिमुख कोण, इसी दोनों का प्रयोग ज़्यादातर इसमें है, और एक रेखिक युग्म का, ठीक। तो ये सब एंगल था। अब आगे देखते हैं और क्या चीज है इसमें, देखना प्रतिच्छेदी रेखाएं, और एक है अप्रतिच्छेदी। देखिए ध्यान से इसको समझिए, अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और एक है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेद इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन, और एक तो अनइंटरसेक्ट, यानी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कटेगा नहीं वो। प्रतिच्छेदी लाइन अभी जैसे कि आस का चीज़ था
अपोजिट एंगल। तो अपोजिट बनाने के लिए प्रतिच्छेद करना जरूरी है। तो प्रतिच्छेद मैंने एक दूसरे को जो काट रहा है, तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही काटेगा, कहीं से भी इस तरह से कट गया है ना, कहीं से भी कट जाए, दो लाइन आपस में, तो उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। और अप्रतिच्छेदी माने जो नहीं कटे, ये लाइन एक कभी नहीं कटेगा, तो इसको अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक, कहीं पे नहीं कटना चाहिए ना। अब देखिए जैसे एक लाइन ये है और एक ये है, तो ये क्या रेखा है इसको बताइए तो ये प्रतिच्छेदी होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए आगे बढ़ाएंगे तो कहीं कट जाएगी, देखिए इधर बढ़ेगा तो आगे जाके कट जाएगा, तो प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, ये क्या है, प्रतिच्छेदी में आएगा। अप्रतिच्छेदी इस तरह के लाइन को कहते हैं, और इसी को कहते हैं समांतर लाइन। क्या कहेंगे इसको? समांतर रेखाएं। समांतर रेखा जिसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। पैरेलल कैसा पैरेलल लिखा था, चल पैरेलल लाइन है ना, लिखते हैं इसको शॉर्ट में है इस तरह से, पैरेलल लाइन। ध्यान देंगे, पैरेलल लाइन दो ऐसा लाइन है, समांतर लाइन, जो आपस में कभी नहीं कटेगा। ये वाला को कितनों लंबा इधर खींच दे, इसको कितनों खींचे तो कहीं जाकर नहीं कटेगा, इसको भी कितनों खींचे, इसको कितनों खींचे, ये टेढ़ा कर दिए इसलिए कटने जा रहा है। सीधा खींचेंगे तो कहीं नहीं कटेगा, तो इसको अप्रतिच्छेदी रेखा या समांतर लाइन कहेंगे, है ना। यानी ये दोनों के बीच का जो दूरी है, यहाँ पे जितना है, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर दूरी होगा। आपस में ये दोनों लाइन के बीच का दूरी कभी भी कम बेसी नहीं होगा, है ना, जितना है उतना फिक्स रहेगा। तो इसको अप्रतिच्छेदी रेखा यानी समांतर लाइन कहेंगे। अब इसमें देखिए, यहाँ देखिए दिख रहा है बहुत दूर है, इधर जाके थोड़ा सट दिए, बाद में जाके पूरे सट जाएगा, पूरा सट गया तो वो अप्रतिच्छेदी है ना। और यही वाला एकदम बराबर डिस्टेंस रहता, जैसे हिस्सा भागता, तो ये दोनों आपस में समांतर रेखा कहलाता। ठीक, तो बस समांतर में इतना याद रखिएगा। दो लाइन ऐसा लाइन है जिसका बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, कहीं पे वो इंटरसेक्ट यानी कि कटती नहीं है, कहीं पे नहीं कटेगा। ठीक, और यहाँ का जो एंगल है हमेशा 90 डिग्री, यहाँ खींच दिए तो 90 डिग्री होता है, यहाँ एक लाइन खींच दिए 90, यहाँ भी 90, हमेशा ये 90 डिग्री होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है समांतर रेखा में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। ये सब बेसिक था, इतना सारा जितना बताएं वो सब देख लीजिए, समझिए। अगर समझ गए होंगे बढ़िया से तो उतना से याद रखिएगा, उतने से चीज़ों को, ताकि यही सब है इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। बेसिक में इतना ही कुछ जानना था लाइन और एंगल के बारे में, 9 क्लास में इतना काफ़ी है। यही सब का प्रयोग करके आगे हम क्वेश्चन आंसर इसका करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।